हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे हैं सभी? चलिए, तो जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपसे कह भी रहा था कि एक दो दिन में आपके लिए खुशखबरी आई जाएगी। तो वो खुशखबरी आपके लिए आई चुकी है ना। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है ना भाई। तो अभी हम इसको ना आराम आराम से कर लेंगे। अपने 3 दिन इसमें बचे हुए हैं। आज 28 है, पर तो 4 दिन बचे हुए हैं। तो आराम से हम इसको कर लेंगे अपने चैप्टर को, तब तक ये पूरा फिनिश भी हो जाएगा, है ना। चलिए, तो बात करते हैं अपने टॉप चैप्टर की। तो मैं आपको बता दूं कि कल जो हमने बात की थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम एड्स के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात की थी, है ना। तो एड्स के बारे में हमें क्या पता चला कि एड्स का पूरा नाम क्या है, इसका रोगजनक क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, और उसके रोगजनक की संरचना कैसी होती है, मतलब एचआईवी की स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने देखा कि एड्स किन कारणों से फैलता है। फिर देखा एड्स के क्या लक्षण होते हैं और एड्स से हम किस प्रकार अपना बचाव कर सकते हैं, है ना। और वो आप जानते हैं, जैसे एड्स किन कारणों से नहीं फैलता, जैसे हाथ मिलाने से, गले लगने से, है ना, एक दूसरे के साथ भोजन करने से, पढ़ने से, मतलब साथ रहने से ना एड्स नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ, उसका निदान बहुत इंपॉर्टेंट है। उपचार तो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, निदान बहुत इंपॉर्टेंट है कि एड्स का निदान किन परीक्षणों से करते हैं। तो एलाइजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। तो एलाइजा टेस्ट का आपको पूरा नाम भी याद रखना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है भाई। तो ये यहां तक कल हमने बात की थी अपनी विषाणु जनित फर्स्ट डिजीज, जिसको हम एड्स बोल के चल रहे थे ना भाई। अब यहां पर एड्स वाले टॉपिक में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी सिलेबस में बहुत बार पूछा गया था। मतलब जो एनसीईआरटी सिलेबस है ना, उसमें भी यही चैप्टर था भाई। आपके लगभग 7-8, 6-7 चैप्टर ऐसे हैं जो अपने एनसीईआरटी सिलेबस में भी हैं, समझ रहे? हाँ, तो ये चैप्टर भी उनमें था भाई। तो इसके बारे में मैं आपको बात बताऊं कि रेट्रोवायरस, मैं आपको बता रहा था ना, एचआईवी वायरस का जो सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए थे ना, है ना, तो इसे हम टोटल क्या है, एचआईवी को हम एक रेट्रोवायरस के नाम से और जानते हैं, क्योंकि इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं। तो उसी वजह से हम एचआईवी को दूसरे किस नाम से जानते हैं, रेट्रोवायरस के नाम से। ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, एक डायग्राम आता है और उसको हम बोलते हैं रेट्रोवायरस की प्रतिकृति, और रेट्रोवायरस को हिंदी में बोला जाता है पश्च विषाणु। पश्च विषाणु की प्रतिकृति। प्रतिकृति का क्या मतलब होता है कि रेट्रोवायरस के रिप्लिकेशन कैसे होता है, वो अपनी फोटोकॉपी कैसे बनाता है मानव शरीर के अंदर। ठीक है, तो वो टॉपिक अब हम यहां पर देखेंगे, उसको आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए भाई, एक बहुत सिंपल सा हम यहां पर डायग्राम बनाएंगे। सर्वप्रथम यह जो है कहां तक दिखेगा आपको? हाँ, सही रहेगा। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, यह एक मानव सेल है, मानव कोशिका। क्या है ये? मानव कोशिका। एक मनुष्य की कोशिका है, और यदि एक मनुष्य की कोशिका है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, यह हमारी एक कोशिका, हम मान लेते हैं इसको कि हमारी यह एक कोशिका है। और यदि ये कोशिका है तो हम इसके आवरण को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ठीक है। तो यहां सबसे पहले हमारे पास ये विषाणु है। कौन है? विषाणु। मैं इसको कह सकता हूं कि ये है भाई पश्च विषाणु। ठीक है, ये पश्च विषाणु है। ये वाला पश्च विषाणु है। ये जो पश्च विषाणु है वो बाहर से हमारी कोशिका के पास पहुंचता है, मतलब शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो ये कोशिका के पास पहुंचा तो ये क्या करता है, अपने आरएनए को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करा देता है। ये जो इसका आरएनए ना अंदर, इसको हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करा देता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं विषाणुवीय आरएनए का प्रवेश। ठीक है भाई, ये मतलब आरएनए अब प्रवेश कर चुका है। तो ये जो आरएनए प्रवेश करता है ना, तो इस आरएनए को हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, हमारा क्यों बोलेंगे, हमारा नहीं, इस विषाणु का, ये ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसको किस में चेंज कर देता है भाई, एक डीएनए में चेंज कर देता है। अच्छा, मैं इसको डिफरेंट बना देता हूं। ये बन गया। ये कौन है? ये है विषाणुवीय डीएनए। कौन है ये? विषाणुवीय डीएनए। बात को जरा ध्यान से समझो आप। यहीं पर देखो, ये पश्च विषाणु था, इसने अपने आरएनए को हमारी कोशिका में प्रवेश करा दिया। तो ये जैसे ही हमारी सेल में प्रवेश होता है तो एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना। ये एंजाइम क्या करता है, इस विषाणु के आरएनए को बदल देता है विषाणुवीय डीएनए में। समझ में आ गई बात? यह डीएनए बन चुका है अब। ठीक है, अब ये जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए होता है वो जीनोम में संकलित, यानी कि हमारे जीनोम से ये जो विषाणुवीय डीएनए है वो क्या करता है कि इस कोशिका का जो डीएनए होगा उससे ये जुड़ जाता है विषाणुवीय डीएनए से। और जैसे ही ये जुड़ता है ना, तो ये जो हमारा डीएनए है ये क्या करता है, बनाता है विषाणुवीय आरएनए। बहुत सारे क्या बना देता है, ये विषाणुवीय आरएनए बना देता है। और ये जो आरएनए हैं इनके ऊपर एक प्रोटीन का आवरण बन जाता है और ये हो जाते हैं नए विषाणु। ठीक है, और ये जो नए विषाणु हैं वो कहां जाते हैं, दूसरी कोशिका में। कहां जाते हैं, दूसरी कोशिका में। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा रेट्रोवायरस है वो अपने आप को रिप्लिकेट करता रहता है, यानी कि अपनी प्रतिकृति बनाता रहता है। यहां मैं लिख दूं इसको, जैसे ये इसका प्रोटीन आवरण है और ये इसका आरएनए है। ठीक है, देखिए अब आप इसको एक बार और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आ जाए कि रेट्रोवायरस की प्रतिकृति का नामांकित चित्र बनाइए, है ना, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पे हमें क्या देखना है कि भाई जो रेट्रोवायरस है वो अपनी प्रतिकृति किस प्रकार बनाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक ये रेट्रोवायरस है जिसको हम पश्च विषाणु कहते हैं। ये रेट्रोवायरस हमारी कोशिका के पास आया सबसे पहले, फिर इसने कोशिका में अपने आरएनए को इंटर कराया। प्रोटीन का जो आवरण था वो बाहर रह जाता है,
केवल इसका जो सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए था उसने हमारी कोशिका में प्रवेश किया। आप जानते हैं कि इस आरएनए के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम संबद्ध होता है, जुड़ा हुआ रहता है। आपको पता है एचआईवी की संरचना जब हमने देखी थी, तो यह सिंगल स्ट्रैंड का जो आरएनए है वो आरटी एंजाइम की सहायता से किसमें चेंज हो गया, एक डीएनए में बदल गया, जिसको हम विषाणुवीय डीएनए बोलेंगे। यह डीएनए हमारे डीएनए से जुड़ जाता है और जब ये जुड़ जाता है तो हमारी कोशिका पर इसका अधिकार हो जाता है और हमारी जो कोशिका है उसको ये ऑर्डर देता है कि आप मेरे जैसे आरएनए तैयार कीजिए। तो हमारी जो ये डीएनए है वो अनुलेखन क्रिया के माध्यम से, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के माध्यम से ये बनाती है विषाणुवीय आरएनए। क्या बनाती है? विषाणुवीय आरएनए। मतलब एक विषाणुवीय आरएनए ने प्रवेश किया था और यहाँ इसका रेप्लिकेशन हुआ, मतलब फोटोकॉपी बनी, तो बहुत सारे विषाणुवीय आरएनए हमारी इसी सेल के अंदर बनकर तैयार हो गए। तो ये विषाणुवीय आरएनए जब इनके ऊपर प्रोटीन का आवरण बन जाता है तो ये कंप्लीट वायरस बन जाते हैं और फिर ये इस कोशिका से बाहर निकलकर किसी और कोशिका को इन्फेक्ट करने जाते हैं, संक्रमित करने जाते हैं। तो इसी प्रकार ये रेट्रोवायरस हमारी हर सेल के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है और अपनी संख्या बढ़ाता रहता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस प्रकार ये रेप्लिकेट करता है हमारी ह्यूमन सेल्स के अंदर, तो इसलिए इसका नाम दिया गया रेट्रोवायरस की प्रतिकृति। तो आपको समझ में आ गई कि बात नहीं आई? तो आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, यदि आपको पीडीएफ में नहीं मिले तो आप यहां से इसको बना सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। चलिए, तो याद हो जाएगा आपको, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये भाई हमारी फर्स्ट डिजीज कंप्लीट हुई जिसको हम एड्स बोल के चलते हैं। तो एचआईवी जो है वो कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं, पोलियो, जिसको बाल पक्षाघात कहते हैं, है ना। बाल पक्षाघात बोलते हैं ना। तो देखिए भाई ये क्या है पोलियो डिजीज। तो उनके सबसे पहले बात करें रोगजनक की, तो इसका रोगजनक वही है भाई, कौन? पोलियो विषाणु, ठीक है। अब मैं ये इसी से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रभावित जो अंग है वो मोस्टली पैर, मस्तिष्क, प्रसार, जल व खाद्य सामग्री, ठीक है। लक्षण की हम बात करें तो तेज बुखार, उल्टी, हाथ पैर ना हिला पाना, हाथ पैर ना हिला पाना, ठीक है। और श्वसन दर कम होना। उपचार की ही बात करेंगे हम यहां पर डायरेक्ट। तो मैं आपको बता दूं, जोनास ने टीके का तथा एल्बर्ट ने ड्रॉप का आविष्कार किया।
प्रथम वर्ष में बच्चे को 3 बार 1-1 माह के अंतर से दवाई पिलाई जाती है। ठीक है, तो देखिए भाई, मैं आपको बता दूं कि पोलियो डिजीज की हम बात कर रहे हैं, तो पहले पोलियो ग्रसित से ना बहुत ज़्यादा व्यक्ति होते थे जिनके या तो हाथ बिल्कुल पतला होता था या पैर विकलांग, मतलब विकलांग कैटेगरी में जो आते थे, आपने देखे होंगे। तो अब तो हमारी जनरेशन में तो बहुत कम है, लेकिन ओल्ड जनरेशन के ना बहुत ज़्यादा केसेज आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, है ना। तो वो क्या है, वो पोलियो ग्रसित हैं भाई। कौन सी डिजीज से ग्रसित हैं? वो सभी जितने भी व्यक्ति पैरों से विकलांग हैं वो लगभग पोलियो ग्रसित हैं, है ना। समझ रहा मेरी बात को? हाँ, जिनके पैर या तो पतला है या छोटा रह गया है ना, जो भी कुछ है, वो लगभग पोलियो से ग्रसित होते हैं, है ना। तो हुआ क्या था कि इसका जो रोगजनक है वो हमें याद रखना है कि पोलियो विषाणु है, और इनसे जो प्रभावित अंग होते हैं वो हमारे हाथ पैर है या मस्तिष्क मेरुरज्जु है ना। प्रसार इसका जो होता है वो जल और खाद्य सामग्री से होता है। लक्षण की यदि हम बात करें तो इसमें व्यक्ति को तेज बुखार, उल्टी, दस्त, हाथ पैर का, कुछ समय बाद ये क्या करता है, अपने हाथ और पैर को नहीं हिला पाता है, मतलब वो कमजोर हो जाते हैं। ये ना चाइल्ड एज में होता है, स्टार्टिंग के कुछ महीनों में ही हो जाता है, बचपन की अवस्था में होता है। ठीक है, हाँ। और तभी तो हमें पता नहीं लगता है ना, क्योंकि हम अंदाज नहीं लगा पाते हैं कि इस बच्चे में आखिर ये क्या हो रहा है। ठीक है, उसके हाथ पैर हैं वही की वही कमजोर रह जाते हैं केवल। तो इसके उपचार में क्या किया, जोनास नाम के जो थे उन्होंने तो टीके का आविष्कार किया, इंजेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और एल्बर्ट नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी ड्रॉप का आविष्कार किया, पोलियो की दवाई का। तो अधिकतर आजकल हम पोलियो ड्रॉप का ही प्रयोग करते हैं, और 5 साल तक ये पिलाई जाती है, आपने देखा भी होगा। यदि आपको याद हो तो गवर्नमेंट स्कूल में जब छोटे बच्चों को ऐसे पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती थी तो हमारे लिए तो ना काम दिया जाता था, हाँ भाई आप वॉलंटियर हैं और आपको गांव के बच्चे लेके आने हैं। तो हम बड़े ना एक्साइट होकर क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते जो टीचर जैसे ही कहता था, बड़े अपने अपने वो समझते थे ना, तो एक्साइट होकर क्या है, हर बच्चे को लेकर जाते थे स्कूल में, चलो भाई दवाई पिला के लाते हैं। और खुद तो कम से कम 5 और 6 बार दवाई पीते थे। समझ में आ रही बात? हाँ, बड़ी मीठी सी अच्छी सी लगती थी ना, तो मुंह खोल के तुरंत हाँ 2 बूंद गटकी और बस। ठीक है, हाँ ऐसे करते थे, आपने भी किया होगा ऐसा ना। हाँ, तो नेक्स्ट, और ना इसमें ना बड़े ढोंग थोड़े, मतलब क्या है, नाटक भी करना पड़ता था दवाई पिलाते। मैंने तो कुछ समय मतलब काम भी किया था तो हमारी एक बार ड्यूटी लगी थी कि भाई चलो आपको पोलियो की दवाई पिलाने जानी है ना, तो ना बच्चों को टॉफियाँ लेके जानी पड़ती थी। घरों में जब जाते थे सिटी में तो टॉफियाँ लेके जानी पड़ती थी, हाँ भाई ले बच्चे टॉफ़ी खा और ये खा, और ना फिर उसमें डालते थे। कुछ बच्चे तो इतना रोते थे, उनको पकड़ पकड़ के, मतलब है। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो देखिए इसमें क्या क्या सिस्टम होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे को पहले साल में 3 बार हम ड्रॉप पिलाते हैं केवल, और 1-1 माह के अंतराल से हम उसको पिला देते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये था हमारी कौन सी डिजीज, पोलियो डिजीज। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आ गई होगी पोलियो डिजीज। ज़्यादा आपसे ना बिल्कुल भी ये पोलियो डिजीज के बारे में पूरी बात नहीं पूछी जाएंगी, है ना। हाँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, समझ रहे आप मेरी बात को? हाँ चलिए, नेक्स्ट जो डिजीज है वह है रेबीज।
बहुत ही खतरनाक बीमारी भाई रेबीज, बहुत ही डेंजर बीमारी है। ठीक है, बहुत खतरनाक बीमारी है रेबीज, आपने नाम तो उसका सुना ही होगा। तो इसका जो रोगजनक है वो है रहबडो विषाणु, इसको आप रेबीज वायरस भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रसार जो इसका रोग का होता है वो काटने से होता है, कुत्ता बिल्ली बंदर है ना। उपस्थिति मतलब ये कहाँ पाया जाता है रेबडो वायरस, तो मैं आपको बता दूं, कुत्ता बिल्ली बंदर लोमड़ी की लार में। ये विषाणु कहाँ होता है, कुत्ता बिल्ली बंदर लोमड़ी की लार में होता है। ठीक है, हाँ, इससे रोग जो उत्पन्न होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग करके मैं आपको लिखा रहा हूं। तो इससे जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी कि जल से भय। लक्षण की बात करें तो काटने के स्थान पर सूजन, दर्द तथा द्रव पदार्थ पीते समय दौरा पड़ना, मुख से झाग निकलना और रोगी किसी को अपने पास नहीं आने देता है। ठीक है, उपचार की मैं बात करूं तो टीका, अभी मैं इसके बारे में फुल डिटेल आपको बताऊंगा। तो देखिए बात करते हैं भाई अपने नेक्स्ट डिजीज जिसको हम रेबीज बोल के चलते हैं। तो आखिर समझते हैं रेबीज क्या है, इससे जो बचाव करना है ना वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है भाई। तो रेबीज का जो रोगजनक है वो है रहबडो वायरस। कौन है, रहबडो वायरस। इसका प्रसार कैसे होता है, यदि कोई कुत्ता बिल्ली हमें काट जाए, है ना, कुत्ता बिल्ली बंदर जो भी हमें काट जाए तो उससे इसका प्रसार होता है इस रोग का। उपस्थिति मतलब ये वायरस कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मैं आपको बता दूं, कुत्ता बिल्ली बंदर लोमड़ी आदि की लार में, सैलाइवा में ये उपस्थित होता है। जैसे ही कोई मोस्टली ना हमें कुत्ते के काटने से ये फैलता है क्योंकि कुत्ता ही ज्यादातर हमें काटते हैं, है ना। तो रेबीज रोग को फैलाने वाला जो जीव है वो सबसे बड़ा है कुत्ता, है ना। तो कुत्ता जैसे ही काटेगा उसकी लार हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और उस लार में होते हैं रेबीज वायरस जो हमारे अंदर रेबीज रोग फैलाते हैं। ठीक है, हाँ, इससे जो रोग उत्पन्न होता है मतलब रेबीज वायरस से जो रोग उत्पन्न होगा उसको रोग का नाम है हाइड्रोफोबिया, यानी कि इस रोगी व्यक्ति को पानी से डर लगता है। किससे डर लगता है, पानी से डर लगता है। लक्षण, काटने के स्थान पर सूजन होगी, दर्द होगा, और जैसे ही कोई पानी दूध वगैरह जो भी द्रव पदार्थ पिएगा तो इसे दौरा पड़ेंगे क्योंकि उससे ये डरने लगता है। अब इसका साइंटिफिक रीजन क्या है मैंने अभी देखा नहीं है, ठीक है, हाँ, मैंने कोशिश नहीं की मतलब आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, हाँ, मुख से झाग निकलते हैं, कुत्ते की तरह भौंकता भी है, और रोगी जो व्यक्ति है वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देता। अब मैं इसके बारे में आपको एक ग्रामीण तरीके से एक नॉलेज दे देता हूं, तो आप जरा ध्यान से समझिए। गांव, अच्छा, क्लास में तो मैं अक्सर ऐसी बातों को बताता ही रहता हूं जो हमारे बहुत काम की होती हैं। शक्तिमान वाली बातें हैं, छोटी छोटी मगर बड़ी बड़ी बातें हैं,
है ना, आपने देखा होगा शक्तिमान, है ना, हाँ, जिसमें गंगाधर ये कैसा कहता था ऐसे। सुनिए तो भाई, एक पागल कुत्ता की हम पहचान कैसे करें, है ना भाई। अक्सर मैं देखता हूं कि आजकल की जो जनरेशन है, जो आपके टाइम की है, वो इन चीजों पे बहुत कम ध्यान देती है ना। एक तो सबसे कम ध्यान हमारा है स्विमिंग पर, तैरने पर। ये बिल्कुल मैं एक देसी तरीके से आपको बात बता रहा हूं। एक हम क्या है, स्विम करना नहीं जानते हैं, तैरना आजकल नहीं जानते हैं। लेकिन हम जो हैं, मतलब गांव के जो बच्चे हैं वो तो लगभग जानते हैं भाई तैरना, लेकिन शहरों के जो बच्चे हैं वो बहुत कम जानते हैं। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग हर बच्चे पर स्विमिंग करना तो हल्का आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपदा या घटना कहीं भी घटित हो सकती है, ठीक है। कोई बाढ़ आ जाए या अचानक हम चलते चलते कहीं फिसल जाएं, गड्ढे में फिसल जाएं और जिसमें इतना पानी है कि हम उसमें डूब जाएं, तो हम क्या करेंगे, समझ में आ रही मेरी बात। तो ये घटनाएं ना कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है भाई। तो हमें अपने बचाव के लिए तैरना बहुत जरूरी है भाई, वो आना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, आप अपने जैसे आजकल शहरों में स्विमिंग पूल भी हैं, तो वहाँ पे भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं कम पानी में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इस बात को ना जरूर मेरी याद रखना, ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिर हम एक पागल कुत्ते की पहचान कैसे करें। अच्छा, रेबीज जो रोग है वो पागल कुत्ते के काटने से ही होता है। एक नॉर्मल कुत्ता यदि आपको काट जाए तो आपको रेबीज रोग नहीं होगा, ये फिक्स है, ठीक है। हमेशा पागल कुत्ता जो होता है उसकी लार में ही ये वायरस एक्टिव होते हैं। अब पागल कुत्ते की पहचान कैसे हो मैं आपको बता देता हूं। यदि कोई भी कुत्ता किसी भी कुत्ते को देखकर आपके आसपास के कुत्ते उस पर तेज भौंक रहे हैं, रोने की सी आवाज कर रहे हैं और उसके पास जाने से डर रहे हैं, बात को जरा ध्यान से समझना। आपके आसपास के कुत्ते यदि उस कुत्ते के पास जाने से डर रहे हैं, ठीक है, उस पर भौंक रहे हैं, और एक तो सामान्य भौंकना होता है और एक थोड़ी रुदन जैसी आवाज में भौंक रहे हैं। बहुत सारे कुत्ते आपके गले के आसपास एक साथ भौंक रहे हैं उस पर, है ना। और वो कुत्ता क्या है, उसकी पूंछ नीचे है, उसके मुख से लार निकल रही है और वो कुत्ता लगातार भागता हुआ जा रहा है, और जो भी कुत्ता उसके सामने आ रहा है उसको वो उससे लड़ रहा है, उसको फाड़ रहा है खतरनाक तरीके से, मतलब उसको छोड़ नहीं रहा है, और कुत्ते उसके पास नहीं जा रहे हैं। तो 101% वो है कुत्ता पागल है। यदि उस कुत्ते की पूंछ ऊपर है, रुक रहा है, तो आप समझ लेना ये पागल नहीं है। ये मुख्य पहचान होती है एक पागल कुत्ते की भाई, ठीक है। तो आप इस चीज पे ना बड़ा ध्यान देना, ये मैं आपको हंसी मजाक में नहीं कह रहा हूं, मैं सीरियस होके आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई। हाँ यदि आसपास के कुत्ते ना बहुत तेज रुदन करके भौंकें और कुत्ते के लड़ने की आवाज आपको आए, तो आप समझ लेना कोई ना कोई आपदा आई है। तो आप वहां पे देखेंगे तो मैंने जो विशेषता बताई है, उस कुत्ते की पूंछ नीचे, मुंह खुला हुआ, लार टपकी हुई रहेगी और पतला सा दिखेगा आपको, और हमेशा भागता रहेगा, रुकने का काम नहीं है। वो तभी रुकता है या तो किसी को उसे बाइट करना है या किसी कुत्ते को मारना है, तभी स्टॉप होता है, अन्यथा वो रुकता नहीं है, चलता ही जाता है। ये पागल कुत्ते की विशेष पहचान है और एकदम 101% सटीक पहचान है, ठीक है। तो आप इस पर भी ध्यान देना, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल बात मैंने आपको बता दी। मैं उपचार की बात आपको बता दूं तो सन 1885 में लुईस पास्चर ने इसको रोकने के लिए एक टीका बनाया था, ठीक है, जो इंजेक्शन लगते थे, 14 इंजेक्शन पेट में, है ना, पेट में 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे जब पागल कुत्ता खा लेता था। तो भाई पेट में इंजेक्शन लगने के नाम सुनते ही मतलब कपकपी सी आ जाती है ना। तो फिर अभी वर्तमान समय में कुछ समय पहले ही क्या किया गया, 3 इंजेक्शन बनाए जिनको अब हाथ में लगाया जाता है।
मतलब पहले तो पेट में लगाए जाते थे, लेकिन अब हाथ में 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं और उन्हीं से काम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे इनका क्या किया जाता है, आज उपचार किया जाता है। तो भाई इनका बचाव ही जरूरी है। तो यदि मैं आपको बता दूं कि आपको कोई गांव का या कोई देसी को जो भी कुत्ता आपको बाइट कर जाए, खा जाए, तो हमें बचाव करने के लिए क्या है कि उस कुत्ते पर 10 दिन तक निगरानी रखनी चाहिए। यदि वो 10 दिन तक सही है, मतलब पागल नहीं हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि वो पागल हो जाए तो आप समझ लेना आप बड़े खतरे में हैं। और यदि किसी व्यक्ति में रेबीज रोग के लक्षण शो हो गए तो उसकी मृत्यु फिक्स है, उसको कोई भी नहीं बचा सकता, कोई इलाज नहीं है उसका। इसका इलाज क्या है, कुत्ते के काटने समय ही काटे, उसके तुरंत बाद यदि आप इंजेक्शन लगवा देंगे तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। और यदि आपको ये रोग हो गया तो मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, 101% उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो ये इतनी खतरनाक डिजीज है भाई रेबीज। तो आज के लिए केवल हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है।